नमस्ते दोस्तों। अब कंटिन्यू करते हैं कैसे हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं एडवर्स इफेक्ट्स को। सबसे पहले इनअप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ ड्रग्स को प्लीज़ अवॉइड करिए। मैंने जो बताया था, मेडिकल मैल प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो रही है। पॉलीफार्मेसी एक मर्ज को एक दवाई, एक बीमारी को ठीक करने के लिए 4-5 दवाइयाँ दी जा रही हैं जो उसका एक मेडिसिन से ट्रीटमेंट हो सकता है। सबसे पहले अवॉइड ऑल इनअप्रोप्रिएट यूज़। दूसरा, जितनी डोज में रिक्वायर्ड है उस उतनी डोज में दीजिए। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपना फिक्स कर लीजिए, उसी हिसाब से यूज़ करिए जो उसको कन्वीनियंट हो। अगर ओरल है तो ऑब्वियसली बेटर है। गोली खाने में मरीज बोलता है अच्छा है, हमको सुई नहीं लगवानी डॉक्टर साहब। और फ्रीक्वेंसी कितनी बार देनी है? 2 बार, 3 बार। 2 बार देनी है तो बीडी, 3 बार देनी है टीडीएस, 4 बार देनी है तो क्यूआईडी। उसके बाद हमको पहले भी मरीज से पूछना है आपको कोई ड्रग रिएक्शन तो नहीं हुआ था। अब नोटोरियस एंटीबायोटिक्स 4 होती हैं, CPFS: cephalosporins, penicillins, fluoroquinolones, sulfonamides. These antibiotics are notorious for causing hypersensitivity drug reactions. तो इनकी हिस्ट्री ज़रूर लीजिएगा। इन 4 एंटीबायोटिक्स को कभी भी इग्नोर नहीं करना। फिर हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक डिजीजेस देखना है और यू हैव टू एक्सरसाइज कॉशन, ठीक है, ध्यान से, कि ड्रग एलर्जी ज़्यादा कॉमन होती है जिनों को एलर्जिक डिजीजेस होती हैं। फिर पॉसिबिलिटी रूल आउट करनी है ड्रग ड्रग इंटरेक्शन की। एक दवाई दे रहे हैं और दूसरी दवाई से कोई इंटरेक्शन तो नहीं है, अगर एक से ज़्यादा दवाई दी जा रही है तो। करेक्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक। अब हमेशा ये कंठस्थ कर लीजिए, आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस में ये दोगे दवाइयाँ। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, एसिक्लोफिनैक, डाइक्लोफिनैक, पैरासीटामोल, आइब्यूप्रोफेन, ये सारे NSAIDs कभी भी खाली पेट नहीं देने हैं, क्योंकि ये पेट के अल्सर को कॉज कर देखें। पेट के अल्सर को कॉज कर सकते हैं, पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर या डुओडेनल अल्सर कर सकते हैं। तो हमेशा कहते हैं कि आप चाय बिस्किट खाइए और उसके बाद आप ये गोली खाइए। फिर अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी मॉनिटरिंग देखना है। अगर वारफरिन है तो फिर प्रोथ्रोम्बिन टाइम, मैंने बताया मतलब कि वारफरिन, वारफरिन वेप्ट, करुण वेप्ट। वारफरिन एक्सट्रिंसिक पाथवे पे एक्ट करता है ब्लड क्लॉटिंग के। PT इज प्रोथ्रोम्बिन टाइम। हेपारिन इंट्रिंसिक पाथवे पे हिट हिट हिट, लब मेरा हिट हिट सुनिए न कर किट किट, सुनिए ओ लब मेरा हिट हिट, सुनिए ओ ना कर किट पिट, सुनिए। तो इसे हिट क्या याद हुआ? हेपारिन इंट्रिंसिक पाथवे पे काम किया और पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम को उसने की मॉनिटरिंग करी जाती है। हेपारिन एक्ट्स ऑन द इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम एंटीकोगुलेंट्स की बात करेंगे, ठीक। हेपारिन बेसिकली पेरेंटरल है, बाईपासेस द इंटेस्टाइन, उसको हम इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस दे सकते हैं, वेराज वारफरिन को हम ओरली दे सकते हैं। फिर सीरम ड्रग लेवल्स लिथियम में बहुत इंपॉर्टेंट है मॉनिटर करना। मीनिया में दी जाती है और इसका थेरेप्यूटिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा लो है, बहुत, इसीलिए एवरी वीक कोई भी मीनिया का मरीज़ हो उसके ब्लड काउंट्स हमें करने होते हैं, ठीक है। सीरम ड्रग लेवल लिथियम का तो हमें कंसंट्रेशन पक्का पक्का पता करना होता है, ठीक। हाँ, अब आते हैं उसका जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है, मैं भी आपको जल्दी से बताना चाहता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन एडवर्स इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स। एडवर्स इफेक्ट्स डिस्कस कर चुके हैं, एनी अनडिज़ायरेबल और अनइंटेंडेड, मतलब मैं नहीं चाहता हूँ यार, मैं जानबूझ के नहीं किया भाई, अनइंटेंशनली हो गया तो फिर वो मरीज डिज़ायर भी नहीं करता और डॉक्टर की तरफ से भी अनइंटेंडेड है। एनी अनडिज़ायरेबल और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हो गया एडवर्स इफेक्ट। साइड इफेक्ट क्या होते हैं? दे आर अनवांटेड बट अनअवॉइडेबल, मतलब ये फिर मरीज नहीं चाहता है बट ये अनअवॉइडेबल है। अब ये तो थेरेपेटिक डोजेस पे होंगे ही होंगे, ठीक है। इसको प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, इसको हम जान सकते हैं जो ड्रग की फार्माकोलॉजिकल प्रोफाइल से है, ठीक है। और इसको ठीक करने के लिए दवाई की थोड़ी डोज कम कर दो, ठीक हो जाएगा। एडवर्स इफेक्ट अगर ये है तो साइड इफेक्ट ये है। एडवर्स इफेक्ट अगर बाप है तो साइड इफेक्ट बच्चा है, ऐसे याद रखिए। एडवर्स इफेक्ट बाप है और साइड इफेक्ट बच्चा है, मतलब एडवर्स इफेक्ट इज अ वेरी बिग कंट्री या फिर बिग यूनिवर्स, होल अर्थ, द होल ग्लोब इज एडवर्स इफेक्ट। साइड इफेक्ट का एक चुन्ना सा इंडिया, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में चुन्ना सा इंडिया।
सो दैट इज साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट बहुत ही छोटा पार्ट होता है एडवर्स इफेक्ट का। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, वाइवा में, प्रोफेशनल्स में बहुत पूछते हैं एक्सटर्नल एग्जाम में। वो जाना चाहते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइड इफेक्ट। इट सिंपल सर, एडवर्स इफेक्ट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, साइड इफेक्ट इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एडवर्स इफेक्ट। ठीक, अब या तो साइड इफेक्ट उसी एक्शन पे बेस्ड होगा जैसे कि उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट है, जैसे कि एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, गला सूखता है ना, अब गला सूखना तो साइड इफेक्ट हो गया, बट फ़ायदा क्या हुआ, उसको प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में हम यूज़ करते हैं क्योंकि उसका एंटी सेक्रेटरी एक्शन, क्योंकि वो गला सुखा देता है, तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है भाई। हम नहीं चाहते कि मरीज को जब हम जनरल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, जब उसका ब्रीदिंग सब कुछ हम बाहर से उसको दे रहे हैं, ऑक्सीजन और सब, हम नहीं चाहते उससे गले में कुछ बलगम या कुछ सलाइवा हो और वो बलगम जा कर के उसके ट्रेकिया से निकले, वो बलगम निकले और निकल करके उसके ट्रेकिया के अंदर चला जाए और उसको मार डाले। वो कैसे मार सकता है, सपोज आपको सर्दी जुकाम है और इवन अगर नहीं भी है, ये सलाइवा है आपके मुंह में, सलाइवा तो लार सबके मुंह है, ठीक है, लार सबके मुंह में, तो हम नहीं चाहते वो लार गलती से भी आपके ट्रेकिया के अंदर चला जाए, क्योंकि लार या तो ईसोफेगस में जा सकती है या विंड पाइप में। अब आप सबको कई बार अगर खाना खाते समय बात करते हो तो खांसी शुरू हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो सीलिया उसको बाहर फेंक देते हैं। अभी वो रिफ्लेक्स आपका एक्टिव है, कफ रिफ्लेक्स। एक बार एनेस्थीसिया में पेशेंट गया, बेहोश हो गया तो सब गायब, अब सब गायब हो गया तो अब की फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए आपको बहुत ध्यान रखना है कि तब सलाइवा अगर ट्रेकिया में चला गया तो एस्पिरेशन निमोनिया करके इंस्टेंटेनियस डेथ। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करते हैं अच्छे वे में एनेस्थीसिया देने से पहले। प्री एनेस्थेटिक, प्री मतलब पहले, एनेस्थेटिक मतलब एनेस्थीसिया देने से, एनेस्थीसिया मतलब एनेस्थीसिया देने से पहले। एस्थीसिया का मतलब बेसिकली सेंसेशन, एन का मतलब एब्सेंस, एन एस्थीसिया, एब्सेंस ऑफ एनी सेंसेशन, ठीक है। सो दिस प्रोड्यूसेस ड्राइनेस ऑफ माउथ एज अ साइड इफेक्ट। फिर ग्लिसरेल ट्राइनाइट्रेट मैंने होता है एंजाइना में, यहाँ दर्द होता है, डॉक्टर साहब मर गया, बहुत दर्द होता है। अभी आप चाहे इस पर हंस लो चाहे जो भी, बट पेशेंट ऐसे ही आता है बेचारा, बहुत कष्ट में आता है। और यहाँ रेट्रोस्टर्नल ऐसे, ये टिपिकल पिक्चर होती है कि एंजाइना के पेशेंट की। अगर पेशेंट आपके पास ऐसे आएगा तो समझ लीजिए इसको एंजाइना। फटाफट आ सब लिंगुअल जबान के नीचे ग्लिसरेल ट्राइनाइट्रेट फटाक से दीजिए। अब वो हेल्प तो कर रहा है एंजाइना में तुरंत, बट वो डायलेट करे पेरिफेरल वैस्कुलेचर। आप सबको पता है कि जो सर फटता है दैट इज बिकॉज ऑफ वेसो डायलेटेशन ऑफ द क्रेनियल ब्लड वेसल। ये जो न्यूरोजेनिक और वैस्कुलोजेनिक थ्योरी है, दो थ्योरीज होती है माइग्रेन की, तो जो वैस्कुलोजेनिक थ्योरी है वो ब्लड वेसल्स के डायलेट होने की वजह से बहुत कस के सर फटता है, ठीक है। और क्या होता है डायलेटेशन की वजह से, पेरिफेरल पूलिंग ऑफ ब्लड नीचे हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे बैठे और एकदम से खड़े हुए या फिर लेटे हुए एकदम से बैठ गए उठ करके, तो फिर क्या होगा, सारा का सारा ब्लड तुरंत पेरिफेरल पूलिंग होगी लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में और आपको थोड़ा सा फॉल इन ब्लड प्रेशर होगा, थोड़ा सा गिडीनेस, डिजीनेस, थोड़ा चक्कर आ सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक। फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी और गैस्ट्रिक म्यूकोजल डैमेजिंग इफेक्ट्स। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी तो अच्छी बात है ना, हम तो चाहते हैं इन्फ्लेमेशन कम करना, तभी हम दे रहे हैं, बट फिर वो गैस्ट्रिक म्यूकोजा को भी इफेक्ट करा। अब ये तो हो गया मैकेनिज्म पे बेस्ड। मैकेनिज्म क्या होता है नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का, इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन, ये नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये कहाँ से इजाद हुआ, ये सब्सटेंस सबसे पहले मर्दों के प्रोस्टेट ग्लैंड से निकाला गया था, तो इसे कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड से आइसोलेट किया गया। तो ये होता है इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, ठीक है। कौन से स्टेप में कहाँ पे इनहिबिशन होता है वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं बात करूंगा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स के बारे में। फिलहाल इतना जान लीजिए, दे कॉज इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। बेसिकली एक लंबा पाथवे होता है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड के ऊपर, फॉस्फोलाइपेज A2 काम करता है, फिर आरेकिडोनिक एसिड, फिर साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे, लाइपोऑक्सीजनेस पाथवे। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे को ब्लॉक करके प्रोस्टाग्लैंडिन का इन्फ्लेमेशन रोकते हैं। लाइपोऑक्सीजनेस या लॉक्स बनाते हैं ल्यूकोट्राइन्स को, वो सब बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर साइड इफेक्ट कैन बी बेस्ड ऑन ए डिफरेंट फैसेट ऑफ एक्शन। वो तो सेम जो उसका मैकेनिज्म, जैसे एट्रोपिन का गला सुखाना था तो प्री एनेस्थेटिक, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट का डायलेट करना था, एंजाइना में रिलीफ करना था, डॉक्टर, तो साथ ही साथ सर भी फाड़ रहा था वो, और पॉस्चुरल हाइपोटेंशन भी कर रहा था, ठीक है।
तो वो तो सेम मैकेनिज्म हो गया। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस का इनहिबिशन कर रहे हैं। अब इस वजह से कुछ गैस्ट्रो प्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन, कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी पेट की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं, वही बेचारे इनहिबिट हो जाते हैं। अब उनके इनहिबिट होने की वजह से गैस्ट्रिक अल्सर्स हो जाते हैं, पेट में अल्सर्स हो जाते हैं, ठीक है। और प्रोस्टाग्लैंडिन के इनहिबिट होने की वजह से पेन भी नहीं होता, कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन है कि पेन प्रोड्यूस, तो ये पेन प्रोड्यूस करने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन और पेट को ठीक रखने वाले प्रोस्टाग्लैंडिन दोनों को इनहिबिट कर देते हैं। तो वो तो हो गया सेम मैकेनिज्म। अब हम बात करते हैं डिफरेंट मैकेनिज्म, मतलब डिफरेंट फैसेट ऑफ एक्शन, ठीक है। वो तो था सेम मैकेनिज्म बेस्ड एडवर्स रिएक्शन, टू बी वेरी फ्रैंक, उसमें क्लियर था। अब इसमें डिफरेंट फैसेट ऑफ एक्शन, जैसे कि प्रोमेथाजीन। प्रोमेथाजीन बेसिकली क्या है, फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक। वो बहुत नींद आती है उसको खाने से, बट प्रोमेथाजीन खाने से, जैसे हम फोर्टविन फिनार्गन मरीज को देते हैं, स्पेशली लेबर पेन्स के पेशेंट को तो नहीं दिया जाता है, बट इनिशियल स्टेजेस में थोड़े कम टाइम में हम दे सकते हैं। बाद में तो मरीज को कहते हैं कि वो टॉलरेट करे उस पेन को, ठीक है। तो उसको फिनार्गन कहा जाता है प्रोमेथाजीन को। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नींद आती है, बट दिस इज अनरिलेटेड टू इट्स एंटी एलर्जिक एक्शन, ठीक है। तो कई बार ये मरीज को बहुत मस्ती से सुला देती है। और फोर्टविन होता है पेंटाजोसिन विच इज़ एन ओपियोइड। फिर ईस्ट्रोजेंस नोजिया कॉज करते हैं, ठीक है। जो अर्ली मॉर्निंग सिकनेस होती है ना, वो ईस्ट्रोजेंस की वजह से होती है। प्रेगनेंसी में तो अर्ली मॉर्निंग सिकनेस फिजियोलॉजिकल है, वो तो नॉर्मल है, बट कई बार प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए आप OCPs खाते हैं और लड़कियाँ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती हैं, तो उसमें जो ईस्ट्रोजन का कंपोनेंट होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन। ईस्ट्रोजन के कंपोनेंट की वजह से लड़कियों को मतली जैसी लगती है, मतली मतलब उल्टी ऐसा लगना, सेंसेशन ऑफ वॉमिटिंग, ठीक है, नोजिया। अब दिस इज अनरिलेटेड टू इट्स एंटी ओवुलेटरी एक्शन, बेसिकली ये ओवुलेशन नहीं होने देता ईस्ट्रोजन, ठीक है। ऐसे वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल में काम करता है, ठीक है। इट प्रिवेंट्स ओवुलेशन। ओवुलेशन मतलब कि 14th डे पे फैलोपियन ट्यूब में जाकर के इम्प्लांटेशन ना हो जाए, एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब में जाकर के वो जाइगोट ना बैठे, ठीक है। तो वो नहीं बैठे क्योंकि ओवम ही नहीं बनेगा। जब ना बजेगा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो जब ओवम ही नहीं है तो फिर स्पर्म बेचारा करेगा क्या, स्पर्म पड़ा रहेगा, फिर निकल जाएगा थोड़ी देर बाद, ठीक। फिर सबसे इम्पॉर्टेंट थर्ड, अब ये इफेक्ट में बी थेरेप्यूटिक इन वन कॉन्टेक्स्ट बट साइड इफेक्ट इन अनदर कॉन्टेक्स्ट। जैसे कि कोडीन बहुत कॉमनली, लिंक्टस कोडीन का कफ सिरप आपको मार्केट में बहुत आराम से मिल जाएगा। ये खांसी के लिए दिया जाता है, ठीक है, खांसी के लिए देते हैं। और मैंने बताया था टॉलरेंस, अगर आपको याद हो, ओपियोइड के सारे इफेक्ट के लिए होती है, बट नॉट टू इट्स कॉन्स्टिपेटिव एंड इट्स मायोटिक, मतलब प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट, आँख की पुतली का जो काला हिस्सा है उसको छोटा करना और पेट में कड़ी टट्टी होना, ठीक है। सो कोडीन को खांसी के लिए देते हैं, इसकी वजह से कड़ी टट्टी होती है, तो उसके लिए कोई टॉलरेंस नहीं होती है। अब वो साइड इफेक्ट हो गया, बट ये कड़ी टट्टी होना बहुत फ़ायदेमंद है। ट्रैवलर्स डायरिया क्यों कहते हैं, सो कि जो ट्रैवलर्स होते हैं उनमें डायरिया बहुत कॉमन होता है। इसके बारे में जब ड्रग्स यूज एंड GI सिस्टम डिस्कस करूँगा तो और बात करूँगा, ठीक है। जो लोग ट्रैवल करते हैं उनके में डायरिया, उनके लिए तो कड़ी टट्टी बहुत अच्छी, उनका तो बहुत पतली टट्टी हो रही है, इसीलिए। फिर डिप्रेशन ऑफ एट्रियो वेंट्रिकुलर कंडक्शन, ठीक है। अब ये हम चाहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन, मैंने बताया था डिजॉक्सिन और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एट्रियल फिब्रिलेशन एट्रियल फ्लटर में दिया था। एट्रियल फिब्रिलेशन में ऐसे हार्ट लाइक अ बैग ऑफ वर्म्स ऐसे पंप कर रहा होता है बेचारा। हार्ट रेट इज 350 to 500 बीट्स पर मिनट, विच इज सच अ हाई रेट, 350 to 500 बीट्स पर मिनट। तो हमको एट्रियम से वेंट्रिकल तक जो इम्पल्स जा रही है वो बहुत कम करनी है, तो ये हम चाहते हैं। बट हमको CHF में नहीं चाहिए, हमको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हम चाहते हैं कि भैया जल्दी हो, क्योंकि हार्ट फेल हो रहा है, इम्पल्स नहीं जा रही है। तो वो थेरेप्यूटिक हो गया एट्रियल फिब्रिलेशन में, बट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हम उसको नहीं चाह रहे। ओके, सो दैट ब्रिंग्स अस टू एन एंड ऑफ दिस एपिसोड। अगले एपिसोड में हम बाकी बातें करेंगे, तब तक के लिए दिस इज करुण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।